भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की। भूतड़ा ने कहा कि देश का यह अमृतकाल का बजट भारत की आर्थिक नीतियों की सफलता का विश्व के आर्थिक मंच पर डंका बजा रहा है। वैश्विक स्तर पर अनेक देश कोरोना महामारी के बाद व रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जिस प्रकार की आर्थिक समस्याओं से अभी तक जूझ रहे हैं, ऐसे माहौल में भी विश्व की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही वैश्विक पटल पर एक देदीप्यमान सितारे के रूप में चमक रही है और आज अनेक देशों को पछाड़ते हुए पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भूतड़ा ने कहा कि अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और आर्थिक रूप से पिछड़ों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। इस बजट में जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो बजट है, ये देश के अमृत काल का बजट है। देश की आजादी के हम 75 वर्ष का अमृत काल हम मना रहे हैं और इस कालखंड के अंदर ये जो बजट है, ये बजट देश की आर्थिक नीतियों की सफलता का विश्व के आर्थिक जगत में ये सफलता का डंकी ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और अब तक के बजटों में जो हमारे विद्वान और बजट के विश्लेषक जो सर्वे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन बजट को पेश किया है, तो ये बजट पेश किया है। वैश्विक स्तर पर देश या कोरोना महामारी के कारण और रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। तो उसके साथ साथ हमारे बागवानी के अंदर जो 2,200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, उससे भी एक बहुत बड़ा फायदे मिलने वाला है। इस बजट के अंदर अपने बुनियादी ढांचे को तो मजबूत किया है और मजबूती करते हुए इसमें जो हमारी बहुत सी योजनाएं थी, जिसमें जो खर्चीली सब्सिडियां मिलती थी, उन सब्सिडियों के अंदर भी अब के कटौती की गई है और वो कटौती कर और वो जनहितकारी योजनाओं पर व्यय किया जा रहा है। इस बजट के अंदर जो आंकड़े बता रहे हैं कि सड़क परिवहन के अंदर 2.70 लाख करोड़ का व्यवस्था की गई है, तो रेलवे मंत्रालय को जो बहुत बड़ा बजट दिया है 2.41 लाख करोड़ का, मैं समझता हूं कि एक बात अद्भुत है। और हम रक्षा क्षेत्र को मजबूत करते हुए, जिस भारत के बारे में ये कहा जाता था कि भारत अन्य देशों की अपेक्षा रक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर है, लेकिन अब इस कोरोना कालखंड के बाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से देश आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस एक साल के अंदर जिस तरीके से आत्मनिर्भर होकर कर जो हम हेलीकॉप्टर और तेजस जैसे मैं समझता हूं कोई कालखंड था जब ब्रिटेन ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, तो ये कहा जाता था कि भाई हिंदुस्तान बहुत पीछे है और 2011 से 14 से पहले ये 11वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि आने वाले 2030 के अंदर तक ये देश की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। इस बजट के अंदर जो पेश किया है वो गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, युवा, महिला, मध्यम वर्गीय हर तबके का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया है। निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष के अंदर जो राजनीति के अंदर एक परिपाटी चली आ रही है कि सब्ज बाग दिखाना, लोगों को घोषणाएं करना, लेकिन उसके विपरीत
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, वो बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती पर खड़ा करने वाला है। आज हम कह सकते हैं कि ये देश तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस बजट के अंदर जो व्यवस्थाएं की है, मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग के लिए जो बहुत वर्षों से जिसकी डिमांड रही है कि आयकर को लेकर कि इनकम टैक्स की रेट कम की जाए, और मैं समझता हूं कि बहुत लंबे अरसे बाद इनकम टैक्स के अंदर मध्यम वर्गीय बंधुओं को, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे हमारे सेवा में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग हो, मजबूत किया गया। देश के विकास का भी ध्यान रखा गया, देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया, देश के निर्यात और आयात के ऊपर भी विशेष फोकस किया गया कि हमारा निर्यात कैसे बढ़े, इसको आयात कम कैसे हो, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे कैसे बढ़े। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं ये एक जन कल्याणकारी बजट है, जनहितकारी बजट है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका समावेश कर करके इस बजट को पेश किया है। मैं इस बजट को लेकर मैंने आपके सामने जो विषय रखा है कि ये बजट आपके माध्यम से नीचे तक जाए, और जो हमारे अर्थशास्त्री बता रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये बजट इस देश की जनता के लिए, देश की आजादी के बाद सबसे हितकारी बजट है। कांग्रेस पार्टी में चाहे पायलट और गहलोत साहब के विवाद को लेकिन राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी, तो ये सरकार दो पायों पर टिकी हुई थी। शुरू से अंतरकलह के अंदर डूबी हुई थी, और तब से लेकर अभी तक उस अंतरकलह में डूबी हुई है। एक नेता कह रहा है कि वो कोरोना है, और दूसरा नेता कह रहा है कि उसको बागी और क्या क्या चीजों का उनको उपाधियां दे रहा है। दोनों नेता एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए। जिस घोषणा पत्र में उन्होंने जो जनता से वादे किए थे, वो ज्यादा तो कचरे की टोकरी में ले जाकर पटक दिए। चाहे वो किसानों के ऋण माफी का विषय हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उनको भत्ता देने की बात हो, चाहे आम आदमी को बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे वो कहने वाली कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे परीक्षाओं में धांधली नहीं होगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस होगा, लेकिन सबके अंदर ये सरकार फेल साबित हुई है, और इस सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज राजस्थान के अंदर गुंडागर्दी, आवारागर्दी, बलात्कार, लूटपाट, सरेआम गोली चलाना इस राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार के अंदर आम बात हो गई, जबकि गृह मंत्रालय भी उनके पास में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उनके विधायक और उनके वरिष्ठ नेता स्वीकार कर रहे हैं मीडिया के सामने कि भ्रष्टाचार है, और ये सरकार जब वीक होती है तभी पेपर लीक होता है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। और उस भ्रष्टाचार के जो असली आरोपी है उनको पकड़ने की बजाय उनके वो छोटे मोटे प्यादों को पकड़ने में लगी हुई है, जबकि उनको मालूम है कि इसका वास्तव में दोषी कौन है। और वो दोषी को पकड़े तो वो कहता है कि यदि मेरे पे हाथ डाला तो खाली मैंने ही तो थोड़ी किया, सत्ता के केंद्र में बिटलू में बैठे हुए सब लोग लिप्त है। तो उसके डर के मारे असली जारोली को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। अब चाहे लोग लुभावना बजट दे दे, कुछ भी कह दे, जनता उसमें आने वाली नहीं है। उनको, जनता को ये मालूम है केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जो विकास के अंदर विश्वास रखती है, जो काम के अंदर विश्वास रखती है, देश के उत्थान में विश्वास रखती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो उनके नेता है वो ये कहते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो। अब वो या दो, मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि पिछले 2 साल से इस वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर कर और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद विश्व के अनेक बड़े देशों की
अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई। जिनका डंका कभी पुजिस्ता था, वो चाहे चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई हो, लेकिन इस कोरोना ने सबकी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। पाकिस्तान तो कोई गिनती में ही नहीं आता है। लेकिन इस सारी वैश्विक महामारी के बावजूद भी एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था की सफलता का डंका, पाकिस्तान तो कोई सामने आती ही नहीं है विश्व में, हर विश्व के हर देश में बज रहा है। और विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे लोग तो डंके के साथ ये मान रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो इकोनॉमी है तीव्र गति के साथ प्रगति कर रही है और विश्व की इकोनॉमी पर डंका बजा रही है, तो वो केवल भारत की है। तो निश्चित रूप से जब विश्व के अंदर इसकी चर्चा हो रही है, तो पाकिस्तान तो एक छोटा सा पार्ट है जो कंगाली के हालत में है, जो अपने कर्मों से है कंगाली की हालत में, जो अपने आप को गुमान था, जो हैकर थी, वो सारी की सारी उसकी पलीता लग गया है। अब तो वहां की पाकिस्तान की जनता भी मान रही है कि मोदी जी की रीति और नीति और मोदी जी का विजन वो ही देश के सबके लिए कल्याणकारी है, विश्व के लिए कल्याणकारी है। आज उसका उदाहरण ताजा तुर्की को लेकर देख लो कि तुर्की हमारी सबसे ज्यादा खिलाफत करता है, पाकिस्तान के साथ बात करता है, लेकिन जब तुर्की के ऊपर संकट मंडराने लगा, आज भूकंप आया है, तो हमने वसुधैव कुटुंब को ध्यान में रखते हुए और तुर्की की हेल्प के लिए विश्व में सबसे पहले कोई आगे आया है तो वो भारत है, और भारत ने वहां पर व्यवस्था भेज भी दी है। तो निश्चित रूप से उसका संदेश सब जगह जाता है। तो पाकिस्तान को भी लग रहा है, वहां की जनता को तो लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सबको साथ